निधि रात के 1 बजे फोन में रील देख रही होती है। तभी उसकी नजर घड़ी पर जाती है। 1 बज गए और पता भी नहीं चला। निधि सो जा, वरना कल सुबह फिर लेट हो जाएगी और ये लोग फिर मेरे सर पर तांडव करेंगे कि मैंने आज फिर खाना नहीं बनाया। ये रील भी ना देखते हुए कब टाइम खत्म हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। फोन रख देती हूँ, वरना हाथ में रहेगा तो सो भी नहीं पाऊंगी। निधि फोन को एक तरफ रखती है और सो जाती है। अब सुबह हो जाती है, लेकिन निधि की सुबह तक भी आंख नहीं खुलती। निधि अब तक सो रही होती है। तभी निधि का पति अमन निधि को उठाने लगता है। निधि उठ जाओ, निधि लेट हो रहा है यार, जल्दी उठो ना। अरे कुछ खाने को बना दो, हमें निकलना भी है। बस 5 मिनट और सोने दीजिए ना, मुझे बहुत प्यारी नींद आ रही है। ठीक है, मैं नहाने जा रहा हूँ और मैं नहा कर आऊँ, तब तक उठ जाना। और हाँ, हमारा सुबह का नाश्ता बना देना। थोड़ी देर में ना रोहन भी तुम्हारे पास आने वाला होगा। अमन इतना बोलकर नहाने चला जाता है। निधि फिर सोने जा रही होती है कि तभी वहाँ अमन का छोटा भाई रोहन आ जाता है और निधि को उठाते हुए कहता है, भाभी उठ जाओ जल्दी, आज मेरा आलू पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है, जल्दी से बना दो। पापा भी आपका इंतजार कर रहे हैं। भाभी आज हम सब लेट हो रहे हैं, इसलिए जल्दी बना दो। रोहन, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही है। आज एक काम करो कि तुम खुद ही सुबह का नाश्ता बना लो, मैं शाम को तुम्हारे लिए आलू के पराठे बना दूंगी, ठीक है ना? भाभी सुबह का नाश्ता चाहिए मुझे, शाम का तो आप जैसे तैसे कुछ ना कुछ बना ही लोगी। रोहन, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैं बोल रही हूँ ना कि तुम खुद बना लो। एक तो वैसे ही सबके लिए मैं अकेले ही काम करती रहती हूँ, ऊपर से आप सब लोग मुझे सुबह भी जल्दी उठा देते हो। निधि के गुस्सा करने के बाद रोहन कुछ नहीं कहता है और कमरे से चला जाता है। अमन नहा के आता है, लेकिन अभी भी निधि उठी नहीं थी और अमन को काफी देर हो रही होती है, इसलिए अब वो निधि को उठाता भी नहीं है और बाहर निकल जाता है। ये देखकर अमन के पिता मोहनलाल कहते हैं, बेटा, सुबह का नाश्ता पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल है क्या, जो बहू से हो नहीं पाता? ऐसा नहीं है पिताजी, वो क्या है ना, निधि रात में लेट सोई थी तो बस इसलिए उठने में समय लग गया, वरना वो रोज तो थोड़ा बहुत तो बना ही देती है ना नाश्ता। हाँ हाँ बेटा, तू तो करेगा ही ना अपनी पत्नी की तरफदारी। एक बात बताता हूँ बेटा, रात के खाने को गरम करके सुबह दिया जाए तो उसे नाश्ता नहीं कहते। पिताजी, आपको फैक्ट्री के लिए बहुत देर हो रही थी ना, अब नहीं हो रही क्या? निधि अपने ससुर, देवर और पति के साथ रहती थी। निधि को छोड़कर तीनों काम करते थे और तीनों को ही सुबह 5 बजे काम के लिए निकलना पड़ता था। और निधि आलसी, वो उन तीनों को सुबह का नाश्ता तक नहीं देकर भेजती थी। एक शाम सारे साथ में खाना खा रहे होते हैं, तभी मोहनलाल कहता है, बहू, आज मैं भिंडी लाया हूँ, तो कल सुबह नाश्ते में भिंडी बना दियो। और हाँ, ध्यान रहे, कल सुबह चिकचिकबाजी मत करियो कि आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई, या ये काम था रात में, या वो काम था, या लेट सोई। कोई ड्रामाबाजी मत करियो। मैं सुबह का नाश्ता नहीं करता तो मेरा पूरा दिन खराब जाता है। पापा जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये सब मैं जान के करती हूँ। अरे मैं जानबूझकर ये सब थोड़ी ना करती हूँ, हो जाता है, अब इसमें मेरी क्या गलती है? अभी आप तो जब से शादी करके आई हो तब से आपके साथ रोज ही ऐसा होता है। मैं खुद परेशान हो गया हूँ। जब आप नहीं थी तो उससे पहले कम से कम सुबह का नाश्ता तो मिलता था, लेकिन ऐसा लगता है घर में जब से भाभी आई है सुबह का नाश्ता किया ही नहीं। प्लीज भाभी बना दिया करो, बहुत भूख लगती है, बिना खाए काम पर नहीं जाते। ठीक है, आप लोग इतना बोल रहे हो तो मैं बना दूंगी। निधि ये सब बोल तो देती है, लेकिन अब होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सब लोग खाना खा लेते हैं और सब सोने चले जाते हैं। निधि अपने कमरे में बैठी थी, तभी अमन उसके नजदीक आता है तो निधि उसे पीछे धक्का देते हुए कहती है, क्या है, आप मेरे नजदीक क्यों आ रहे हो? क्या बोल रही हो तुम? गुस्से में क्यों हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, नजदीकी तो आ रहा हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सुना नहीं, अभी बाहर क्या बात हुई है? कल सुबह का नाश्ता बनाना है मुझे। सुबह का नाश्ता बनाना है तो जल्दी सोना भी पड़ेगा। अगर जल्दी सोना है तो दूर रहो, ठीक है ना? वरना कल सुबह वापस से सब लोग मेरे ही ऊपर चढ़ जाएंगे। निधि की बात सुनकर अमन कुछ भी नहीं कहता और सोने लगता है।
अमन काफी ज्यादा गहरी नींद में सो जाता है। काफी देर बाद अमन की आंख खुलती है और वो देखता है कि निधि जाग रही है। ये देखकर अमन कहता है, निधि, ये क्या है? तुम क्या कर रही हो अभी? फोन चला रही हो? लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, नाश्ता बनाना है सबके लिए। और अब क्या हुआ? अब तुम्हें सुबह जल्दी नहीं उठना, नाश्ता नहीं बनाना सबके लिए? हाँ, सोओगी नहीं क्या तुम? अब तो तुम्हें मेरे फोन चलाने से भी परेशानी होने लग गई। ठीक है, नहीं चला रही फोन, सो रही हूँ, बस खुश अब। निधि सो जाती है, लेकिन अगली सुबह फिर से वो नाश्ता नहीं बना पाती। ये सब देखकर अब घर में हर किसी को गुस्सा ही आ रहा था। कुछ दिनों बाद निधि सबसे कहती है, आप लोग इतनी जल्दी क्यों जाते हो? देखो, आप लोग इतनी जल्दी जाते हो इसलिए मुझे भी सुबह उठना पड़ता है नाश्ता बनाने के लिए। अब एक काम करना, आप ना थोड़ा लेट जाया करो, आपके लिए सुबह का नाश्ता बना दूं, क्यों? सही रहेगा ना ये? बहू, जिस तरह से तेरी हरकत हो रही है ना, तो मुझे तो यही लगता है कि कुछ दिनों के बाद शाम का खाना भी आफत हो जाएगा। सुधर जा बहू, सुधर जा। सुबह का नाश्ता बना दिया कर। अरे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। दिन की शुरुआत सुबह के नाश्ते से होती है और हमारे दिन की शुरुआत तू बेकार के चिकचिकबाजी से करवाती है। हाँ तो पापा जी आप खुद बताइए ना, मैं कहाँ गलत कह रही हूँ? मैं तो बस बीच का रास्ता निकाल रही हूँ। देखिए, अगर कल से आप थोड़ा लेट जाएंगे काम पर तो कितना सही रहेगा। आप लोगों की भी नींद पूरी हो जाएगी, आप लोग आराम से जा पाओगे, नाश्ता भी मिल जाएगा सुबह का, मेरी भी नींद पूरी होगी, कितनी आसानी होगी। आप खुद बताओ, ये कितना अच्छा आइडिया है, इसमें क्या परेशानी है आपको? भाभी, परेशानी यह है कि आपको आलस की वजह से सुबह नाश्ता बनाने में इतनी परेशानी होती है। आप एक आदमी को नहीं बल्कि 3-3 लोगों को भूखे पेट भेज रही हो। ये जरूरी नहीं है कि आप सुबह 5 बजे नाश्ता नहीं बना पा रही हो। अगर हम 8 बजे भी जाएंगे ना तो अब नहीं बना पाओगी। इसलिए सुबह का नाश्ता आप तो सोचो ही मत, आपसे होने ही वाला नहीं है सब। देख रहे हो अमन जी, एक तो मैं कुछ कह रही हूँ, ऊपर से सब लोग मुझे ही सुना रहे हैं। मैंने तो सोचकर भी पाप कर दिया। अगर आपको लग रहा है कि पाप कर दिया मैंने तो ठीक है, अब मैं सोचूंगी भी नहीं। जो आप लोगों को ठीक लगे आप लोग वो करो, और जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। अब तो मुझे भी यही लगता है निधि कि तुम्हें बस सोना ही अच्छा लगता है और तुम बस वही करती रहती हो। दूसरों की तो छोड़ो, एक बार भी तुमने अपने पति के बारे में सोचा है कि तुम्हारा पति भूखा जाता है रोज? ये कभी सोचा है तुमने? नहीं, ये नहीं सोचा होगा। बस यही सोच रही हो ना तुम कि हम लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, आज के बाद तुम हमारे बारे में कुछ भी मत सोचना। निधि अभी भी नहीं सुधरती है। ये देखकर अब घर में कोई भी निधि के हाथों का बनाया हुआ खाना तक नहीं खाता। ये सब देख निधि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए एक सुबह निधि सबके लिए नाश्ता बनाती है, और जब सुबह सबका नाश्ता घर के बाकी लोग देखते हैं तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। भाभी, कहिए मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? आपने सुबह का नाश्ता बनाया है? क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं इस घर की बहू हूँ और मेरा फर्ज ये होना चाहिए कि मैं किसी को भूखा न जाने दूं। लेकिन मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा, बस अपने ही बारे में सोचा। कोई बात नहीं बहू, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। चलो बच्चों, नाश्ता करते साथ में बैठकर, मुझे तो बहुत भूख लगी है। सब लोग साथ बैठकर बड़े ही चाव से नाश्ता करते हैं, जिसके बाद अब निधि हर सुबह नाश्ता बनाने लग जाती है। रुचि को बेसन के लड्डू बहुत पसंद थे। जितना उसे बेसन के लड्डू खाना पसंद था, उतना ही बनाना भी अच्छा लगता था। वो खाने की सभी चीजें बहुत अच्छी तरह से बनाया करती थी। एक दिन सुबह वो पीले कपड़े पहने रसोई में बेसन के लड्डू बना रही थी कि तभी उसकी माँ सरला वहाँ आती है। बेटी, तू आज सुबह सुबह रसोई में कैसे? और ये पीले कपड़े क्यों पहने हैं तूने? माँ, आज वीरवार है, मुझे मंदिर जाना है, इसलिए मैंने पीले कपड़े पहने हैं। अब समझ में आया, इसलिए तू ये बेसन के लड्डू बना रही है। हाँ माँ, वो भगवान को भोग लगाना है ना, इसलिए। बेटी, भोग तो जब लगेगा ना जब तुझसे बच पाएगा बेसन का लड्डू, क्योंकि हम सबको पता है कि तुझे बेसन के लड्डू कितने पसंद है। माँ मान लिया कि मुझे बेसन का लड्डू बहुत पसंद है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भगवान को भोग लगाने वाला लड्डू भी खुद खा जाऊं। रुचि और सरला की बात रसोई से बाहर खड़ा गोपाल सुन रहा होता है, जिसे सुनकर वो हंसता हुआ अंदर आ जाता है। अगर ऐसी बात है बेटी, तो कल शर्मा जी के घर जाने वाले लड्डू तूने क्यों खा लिए थे? पिताजी, माँ कम थी मेरा मजाक उड़ाने के लिए जो आप भी आ गए। मुझे थोड़ी ना पता था कि शर्मा जी के यहाँ जाने वाला लड्डू पूजा के लिए जा रहा है, वरना मैं नहीं खाती। कोई बात नहीं, तू खा, जितना खा सकती है उतना खा। तेरा पिता हलवाई है, तो तू कहेगी तो बेसन का लड्डू तुझे बना के खिला देगा। आप सच कह रहे हैं पिताजी? हाँ बिल्कुल, लेकिन आज तुझे मेरी मदद करनी होगी पहले, तभी मैं तेरे लिए बेसन के लड्डू बनाऊंगा। बताइए ना पिताजी, मुझे क्या करना है? आप जो बोलेंगे मैं सब करूँगी। ठीक है, फिर जल्दी से मंदिर चली जा और वहाँ बांटने वाली मिठाई कारीगरों के साथ मिलकर बनवा ले। और हाँ, मुझे तेरी माँ के साथ पूजा में बैठना है, वरना मैं बना लेता। पिताजी, मैं इतनी सारी मिठाई कैसे बनाऊंगी? मैं तो थक जाऊंगी ना। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मैं भी क्यों बनाऊं तेरे लिए बेसन के लड्डू? अगर तू काम करेगी तो बनाऊंगा। बता, मेरे हाथों के बेसन के लड्डू खाना है तुझे? हाँ खाने हैं, लेकिन उसके लिए आप मुझसे इतना सारा काम करवाएंगे? बेटा जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। या तो तू अपना आलस देख, या अपना मनपसंद बेसन का लड्डू खा। गोपाल इतना कहकर सरला को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद रुचि अपने बनाए हुए बेसन के लड्डू को मंदिर में ले जाती है और भोग लगाकर अकेले ही खाने के लिए बैठ जाती है। तभी उसका छोटा भाई हरीश वहाँ आता है और प्लेट में एक ही लड्डू रखा देख कहता है, दीदी अब तो एक ही लड्डू बचा है प्लेट में, तो मुझे खाने दो। देख भाई, मैं हर चीज में बंटवारा कर सकती हूँ, लेकिन बेसन के लड्डू का नहीं। और वैसे भी एक ही लड्डू बचा है, इसमें क्या बंटवारा करूँ मैं? दीदी कितना झूठ बोलती हो आप। पूरी प्लेट के बेसन के लड्डू तो खा गई आप। मुझे लगा आप मुझे बुलाओगी और कहोगी भाई ये ले, तू भी खा ले, क्योंकि आपको पता था कि मैं घर में हूँ। लेकिन नहीं, आप सारे लड्डू तो अकेले खा गई। तू झूठ बोल रहा है, मैं नहीं। इस प्लेट में एक ही लड्डू था। क्या सबूत है तेरे पास कि ये प्लेट लड्डू से भरी थी? आया कुछ समझ में? अब बोलो, ये वीडियो झूठी है? तूने ये वीडियो कब बनाई? तू बड़ा हो गया है, लेकिन तेरी ये वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाली आदत जाएगी नहीं। क्या करे दीदी, आप जैसी समझदार इंसान हमारे साथ रहती है तो समझदारी तो दिखानी पड़ती है ना। आपका क्या भरोसा कब आप हमें झूठा बना दो। मुझे तो ये पता है कि पिताजी आपके लिए बेसन के लड्डू बनाने वाले हैं। अगर मैंने उनको बता दिया कि आप पहले ही एक प्लेट लड्डू चट कर चुकी हो, तो क्या वो आपके लिए लड्डू बनाएंगे? तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, वरना अच्छा नहीं होगा। तो फिर आप ये लड्डू मुझे खाने दो, तो मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। रुचि प्लेट में बचा हुआ लड्डू अपने भाई को देकर अपने पिता का दिया हुआ काम पूरा करने के लिए मंदिर निकल जाती है और कारीगरों के साथ लगकर सारी मिठाइयाँ बनवाकर शाम तक घर वापस आ जाती है। पिताजी, आपने जो काम दिया था मैंने वो काम पूरा कर दिया है। अब आप कल सुबह मेरे लिए बेसन के लड्डू बनाएंगे। मैं अपनी जुबान से पीछे नहीं हटूंगा। मैं कल ही तुझे बेसन के लड्डू बना के खिलाऊंगा। अब खुश? जी पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। इतना भी इसे सर पर मत चढ़ाइए। आपको नहीं पता ये बहुत लड्डू खाती है। खाने दो, किस बात की चिंता है? उसका पिता हलवाई है, वो जितना चाहे उतना लड्डू खाए। आपकी वजह से ही ये इतनी बिगड़ गई है, आगे आपको ही परेशानी होगी। अरे बात के बारे में सोच के मैं अपनी बेटी को आज दुखी नहीं कर सकता। गोपाल इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब दिन बीतने लगते हैं। बीतते दिनों के साथ रुचि की शादी एक अनुज नाम के लड़के के साथ तय हो जाती है। सभी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं, लेकिन रुचि का सिर्फ एक ही काम था, बेसन के लड्डू खाना। उस दिन सरला उसके कमरे में आती है तो देखती है कि वो मिठाई का डब्बा खोलकर बेसन के लड्डू खा रही होती है। तभी सरला उसके हाथों से मिठाई का डब्बा छीन लेती है। अब तो तेरी शादी तय हो गई है, 4 दिन बाद तेरी शादी है। अब तो अपने ये बेसन के लड्डू खाना कम कर दे। लोग कहते हैं ज्यादा मीठा खाने से वजन बढ़ता है। माँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उन्हें मुझे जो पसंद करना था वो कर लिया। अब तो सिर्फ शादी होनी है। हाँ, तो सभी लड़कियों का सपना होता है कि वो शादी में अच्छी लगे, लेकिन तू तो मोटी भैंस लगेगी अगर ऐसे ही लड्डू खाती रही तो। बाकी तेरी मर्जी। सरला की बातों का रुचि पर कोई असर नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
शादी का दिन पास आ जाता है। सुबह से ही हलवाई मिठाई बनाने में लगे हुए हैं। सभी शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। रुचि को जैसे ही मिठाई की खुशबू आती है वो कारीगरों के पास जाकर मिठाई ले आती है और अपने कमरे में बैठकर खाने लगती है। तभी सरला शादी का जोड़ा लेकर उसके पास आती है और उसे मिठाई खाता देख बोलती है, अगर आज तू पूरे दिन में एक भी बार मुझे मिठाई खाते हुए दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगी कि आज तेरी शादी है। इतनी मिठाई खा रही है, अगर तबीयत खराब हो गई तो रात में मंडप में कैसे बैठेगी? ठीक है माँ, नहीं खाऊंगी, आप गुस्सा मत करो। सरला वहाँ से चली जाती है और बाकी कामों में लग जाती है। कुछ टाइम बाद रात को बारात आने पर सरला रुचि को बाहर ले जाने के लिए कमरे में आती है तो देखती है वो बाथरूम में उल्टियाँ कर रही है। रुचि, क्या हुआ तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है, तू ऐसे उल्टियाँ क्यों कर रही है? अगर मैंने माँ को बता दिया कि मैंने उनके जाने के बाद फिर से बेसन के लड्डू खाए हैं तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। इस समय चुप रहना ही ठीक है। बोलना रुचि, मुंह में दही क्यों जमा रखी है? मुझे बहुत चिंता हो रही है। कुछ नहीं माँ, शादी का समय है, बस उसी को लेकर थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। आप बेवजह चिंता मत करो। कोई परेशानी हो तो बता दे। तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। आप 10 मिनट दीजिए, मैं तैयार हो जाऊंगी। बस चुन्नी लगानी है। ठीक है, मैं कमरे के बाहर तेरा इंतजार कर रही हूँ। जल्दी आजा बेटा, सभी मंडप में तुझे बुला रहे हैं। आप चलिए, मैं आती हूँ। सरला कमरे से बाहर चली जाती है। रुचि जल्दी से तैयार होकर अपनी माँ के साथ शादी के लिए मंडप में पहुँचती है और शादी शुरू हो जाती है। लेकिन जरूरत से ज्यादा बेसन के लड्डू खाने की वजह से रुचि को फूड पॉइजनिंग हो जाता है, जिसके कारण वो मंडप में ही उल्टियाँ करना शुरू कर देती है। उसे उल्टियाँ करता देख वहाँ खड़े सभी लोग बातें बनाने लगते हैं कि तभी सरला की पड़ोसन शांति उसके पास आती है। सरला, रुचि ठीक तो है ना? कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई इससे? साइड में ले जाकर पूछ जरा। शांति बहन, आप ये क्या बातें कर रही हैं? उल्टियाँ आने का मतलब ये नहीं है कि मेरी बेटी गलत है। हो सकता है इसने कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा खा लिया हो, इसीलिए इसे उल्टी हो रही है। हाँ, हो सकता है, लेकिन ये सब मैं नहीं कह रही, बल्कि लड़के वालों की तरफ से लोग बोल रहे हैं कि लड़की गलत है। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। मैं गलत नहीं हूँ। मुझे उल्टियाँ प्रेग्नेंट होने की वजह से नहीं, बल्कि बोलना बेटी, क्यों रुक गई तू? वो जब बोलने के लिए कुछ होगा तभी तो बोलेगी। लगता है आपकी बेटी हाथ से निकल गई। आप सब रुक जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, ये वीडियो देखिए आप लोग। सबकी बातें सुनकर अनुज को बहुत गुस्सा आता है। वो सभी को एक वीडियो दिखाता है जिसमें रुचि शादी के जोड़े में बैठी 2 डब्बे बेसन के लड्डू खा रही होती है। उसे देखने के बाद सभी समझ जाते हैं कि उसको उल्टियाँ प्रेग्नेंट होने की वजह से नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा लड्डू खाने की वजह से हुई है। जिसके बाद सभी डॉक्टर को बुलाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं और आराम आने के बाद शादी की सारी रस्में पूरी हो जाती है। इस तरह से बेसन के लड्डू खाने वाली रुचि की शादी टूटते टूटते बच जाती है। पूनम सुबह के समय अपना पेट पकड़े घर के हॉल में बैठी होती है। तभी उसकी माँ कमौलिका मंदिर से आती है और पूजा की थाली टेबल पर रखकर आराम से सोफे पर बैठ जाती है। बेटी, थोड़ा रसोई में जाकर पानी ले आ, साथ ही गैस पर चाय भी चढ़ा दियो। सर में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, आप ये सारे काम मुझे बोल रही हो? मैं करूँगी क्या ये सारे काम? नहीं नहीं बेटा, मैं तुझे थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो बल्कि पड़ोसी को कह रही हूँ। भला तू ये सब काम क्यों करेगी? अच्छा फिर ठीक है, बोलो बोलो, जितना काम बोलना है बोलो। 1-2 काम मेरे भी करवा देना। क्या बोले जा रही है पागल लड़की? जब मैंने तुझे बोला है तो तू जाकर कर। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। माँ देखो, मैं अपनी जगह से हिलने वाली नहीं हूँ। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। मेरी जगह आप रसोई में जाओ और मेरे लिए एक काढ़ा बना कर लाओ ताकि थोड़ा दर्द कम हो सके। अच्छा, मैडम को पीरियड्स हो रहे हैं? जैसे दुनिया में तू ही एक लड़की है जिसे पीरियड्स हो रहे हैं। ना जाने किस मिट्टी की बनी है तू। और लड़कियां पीरियड में भी ना जाने कितना काम कर लेती है। और ये एक महारानी है जो बिस्तर से पैर नीचे नहीं रखती है। ना रखती हूँ ना रखूंगी माँ। आपको पता है मुझे कितना दर्द हो रहा है, उसके बाद भी आप मुझे ताने मार रही हो। बताओ, आप मुझे काढ़ा बना के दोगी या नहीं? नहीं दूंगी तो क्या करूंगी?
पूरा दिन तेरे ये नाटक देखने से अच्छा है तुझे काढ़ा बनाकर दे दूं। मेरी तो किस्मत में ही लिखा है जिंदगी भर काम करना, मेरा कोई सहारा ही नहीं है। कोमोलिका इतना कहकर गुस्से में उठकर रसोई में चली जाती है और थोड़ी देर बाद पूनम के लिए काढ़ा लेकर बाहर आती है। लीजिए मैडम आपका काढ़ा, और कुछ चाहिए आपको? माँ आप कितनी अच्छी हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं इतने में ही खुश हूँ। बस रहने दे, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। काढ़ा पी ले और जैसे ही आराम हो जाए कॉलेज जाकर अपना प्रोजेक्ट जमा कर दियो। आज लास्ट दिन है वरना रह जाएगा। माँ मुझसे उठा ही नहीं जा रहा और आप मुझे कॉलेज जाने के लिए बोल रही हो, मेरे बस की नहीं है। मैं रास्ते में ही चक्कर खा के गिर जाऊंगी। तू चक्कर खा या कुछ भी खा, मुझे उससे मतलब नहीं है। तुझे कॉलेज जाना है आज, मतलब जाना ही है। पढ़ाई को लेकर कोई मजाक नहीं मेरे साथ। माँ थोड़ा तो रहम करो, मुझे पीरियड्स हो रखे हैं, मैं नहीं जाऊंगी प्लीज। दुनिया में तू अकेली लड़की नहीं है जिसे पीरियड्स हो रहे हैं, सभी लड़कियों को होते हैं, लेकिन सब ऐसे अपना काम छोड़कर नहीं बैठ जाते। जल्दी निकल तू कॉलेज के लिए, या निकालू चप्पल। कोमोलिका इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और पूनम भी काढ़ा पीकर जैसे तैसे करके तैयार हो जाती है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है, जहाँ पहुँचते ही वो अपनी दोस्त शानो से मिलती है। माँ है या कोई हिटलर है, जब देखो जब डांटती रहती है। क्या हुआ, तेरे मुंह पर 12 क्यों बजे हैं? आज भी आंटी से डांट पड़ी क्या, जो आते ही उनकी बुराई करने लगी? हाँ यार, माँ ने तो दिमाग खराब कर रखा है। पीरियड्स के टाइम पे भी शांति नहीं है घर में। मैंने कितनी बार बोला है कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, लेकिन जब तक मेरी माँ मुझे कॉलेज नहीं भेज देती उनको चैन नहीं आता। यार तेरी माँ कितनी अच्छी है, यहाँ एक हमारी माँ है, चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो सारा काम करना पड़ता है। आंटी ने तो सिर्फ तुझे कॉलेज भेजा है, वो भी तेरी भलाई के लिए। अच्छा ठीक है, अगर तेरे प्रवचन खत्म हो गए हो तो चले। प्रोजेक्ट जमा करवाने के बाद हमें घर भी जाना है और मुझे आराम भी करना है। हाँ ठीक है, चल यार। थोड़ी देर बाद शानो और पूनम दोनों प्रोजेक्ट सबमिट करके अपने अपने घर निकल जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और पूनम की शादी कबीर नाम के लड़के से हो जाती है। शादी की सारी रस्में पूरी करने के बाद पूनम को कमरे में ले जाया जाता है, जहां कबीर पहले से ही मौजूद था, और वो दुल्हन की ड्रेस में पूनम को देखकर उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन पूनम उसे रोक देती है। देखिए, आप मेरे करीब मत आइए, मुझसे दूर रहिए। हमारी सौगात नहीं हो सकती। सॉरी, बट जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हो सकता। ये तुम क्या कह रही हो? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस बात को लेकर ज्यादा ही परेशान हो? देखिए, आप समझने की कोशिश करिए प्लीज। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे अभी किसी से बात करने का मन नहीं है। ये क्या बात हुई? अरे ऐसी भी कौन सी तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी जो तुम इतना ज्यादा परेशान कर रही हो मुझे? अरे आज तो हमारी सुहागरात है। बताओ, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं तुम्हारे लिए दवा ला देता हूँ। नहीं, मुझे दवा की जरूरत नहीं है। मुझे बस थोड़ा सा अकेलापन चाहिए। मुझे सोना है, आप भी सो जाइए। मेरे पेट और सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मेरे साथ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इस रात के लिए मैंने न जाने कितने कितने सपने देखे थे, कितना कुछ सोचा था कि जब तुम आओगी तो तुम्हारे लिए ये करूंगा, तुम्हारे लिए वो करूंगा, लेकिन तुमने तो सबका सब खराब कर दिया। कबीर पूनम की बातों को अनसुना करके उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर पूनम उसका हाथ झटक कर बिस्तर से उठकर दूर खड़ी हो जाती है। ये देखकर कबीर को बहुत गुस्सा आता है। तुम आखिर मुझसे इतना डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। तुम आराम से बिस्तर पर बैठ सकती हो। मैं बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा। मुझे लगता है तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, या फिर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी ये शादी जबरदस्ती करवाई है, तभी तुम मुझे अपने पास तक नहीं भटकने दे रही हो। कैसे इंसान है ये? इन्हें फालतू बातें समझ में आ रही हैं, पर जो मेरे पेट में दर्द हो रहा है उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा। आखिर तुम क्या सोचने में लगी हो? यही ना कि मुझसे पीछा कैसे छुड़वाओगी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने बोला आपको कि हमारी सौगात नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे। तुम्हें क्या? आगे बोलो, चुप क्यों हो गई? जाने दीजिए, कुछ नहीं। मैं सब समझ गया हूँ अच्छे से। तुम यही कहना चाहती हो ना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, और अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ ना तो कोई बात नहीं, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ।
इस बात से अनजान कबीर कि पूनम सिर्फ पीरियड्स की वजह से उससे दूर भाग रही है, वो गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है और बाहर सोफे पर सोने के लिए लेट जाता है। अपने बेटे को सोफे पर सोता देख पुष्पा देख लेती है, जिसे देखकर उसे बहुत चिंता होती है और वो कबीर के सर पर हाथ रख के बोलती है, क्या हुआ बेटा, तू यहाँ हॉल में क्यों लेटा हुआ है? जाकर अपने कमरे में लेट। लड़ाई हुई है क्या बहू से? माँ, आखिर लड़ाई करने के लिए कोई बात भी तो होनी चाहिए ना। लेकिन आपकी मैडम है कि वो तो मुझसे बात ही नहीं करती। वो ऐसा कैसे कर सकती है? अगर वो इस शादी से खुश नहीं थी तो पहले ही मना कर देती। तेरी जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत थी? उसे तो मैं अभी बताती हूँ। जाने दो माँ, जो भी बोलना होगा सुबह बोलना। अभी रात हो गई है, सोने दो उसे, हम भी जाकर सो जाते हैं। कबीर इतना कहकर दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाता है, लेकिन पुष्पा को पूरी रात नींद नहीं आती और वो गुस्से से लाल हो जाती है। अगले दिन पूनम जैसे तैसे उठकर तैयार होकर अपनी सास के कमरे में आशीर्वाद लेने के लिए जाती है। जैसे ही पूनम पुष्पा के पैर छूने के लिए झुकती है, पुष्पा अपने पैर पीछे कर लेती है। माँ जी, पीछे क्यों हटी आप अपनी बहू को आशीर्वाद नहीं देना चाहती क्या? जो मेरे बेटे को खुश नहीं रख सकती, उसकी सुहागरात पर उसे कमरे से बाहर निकाल सकती है, ऐसी लड़की को मैं अपनी बहू नहीं मान सकती। तुझे शादी नहीं करनी थी तो पहले मना कर देती। माँ जी, जैसा आप लोग सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। आप सब मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे पीरियड्स हो रखे हैं, इसलिए मैंने कबीर जी को अपने पास आने से मना किया था। मैंने उन्हें इशारे में बताने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें समझ में ही नहीं आया और मुझे क्लियर बोलने में शर्म आ रही थी। अच्छा, तो ये बात थी। मुझे तो लगा कि तू शादी से खुश ही नहीं है। माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। मैं तो बस पीरियड के दर्द से परेशान हूँ। कुछ दिनों की बात है, फिर मैं उन्हें अपने करीब आने दूंगी। पुष्पा जब ये सुनती है तो उसे अपनी सोच पर बहुत पछतावा होता है। पूनम और अपनी माँ की सारी बातें दरवाजे पर खड़ा कबीर सुन रहा होता है, जिसे सुनकर उसे अपनी बेवकूफी पर बहुत पछतावा होता है। ये मैंने क्या कर दिया? बिना पूरी बात जाने पूनम को कितना कुछ सुना दिया। बेचारी वैसे ही अपनी जिंदगी में कितनी परेशान थी, अब मेरी बातों से उसे और तकलीफ हो रही होगी। मुझे उसे सॉरी बोल देना चाहिए। अब उसे सुहागरात पर पीरियड्स हो गए, इसमें उसकी गलती थोड़ी ना है। मैं भी कितना बुद्धू हूँ, उसकी कोई भी बात समझ ही नहीं पाया। पुष्पा के जाने के बाद कबीर कमरे में जाता है और पूनम को गुलाब का फूल देते हुए माफी मांगता है। साथ ही उसकी हालत के बारे में जानने के बाद उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखता है।